जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 70 इम्पोर्टेंट जो ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और इससे क्या है कि आपके एग्जाम में से आने की संभावना जो होगी अधिक होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इस विश्लेषण को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जो भी प्रश्न में अगर आपको डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा, जो कि एक महादेश से संबंधित है, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिकी महादेश से सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो होते हैं वो आपको आते हैं। तो यहाँ से एक महादेश की बात आई, तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का जो सबसे बड़ा महादेश है वह कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का जो सबसे बड़ा महादेश है वह आपको एशिया है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा महादेश जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश जो है कौन है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महादेश है वह आपको एशिया है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश पूछेगा तो वह भी आपको जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्योंकि ये जो अंटार्कटिका है वहाँ पे लोग केवल अनुसंधान कार्य करने के लिए क्या होते हैं, जाते हैं। इसीलिए कोई आदमी अंटार्कटिका मत मार दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के जो 7 बड़े महादेश है वो आपको कौन कौन है। तो सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद आपको यूरोप और फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसी में अगर प्रश्न कर दिया जाए कि बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का जो महादेश है उसका क्रम लिखे, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जो दुनिया के महादेश होंगे उसमें सबसे पहले नंबर पे एशिया, एशिया के बाद जो होंगे वो आपको अफ्रीका, फिर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका। तो देखिए, अंटार्कटिका जो है जनसंख्या की दृष्टि से लास्ट नंबर पे है, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो होते हैं अनुसंधान कार्य करने के लिए क्या होते हैं, जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। चलिए आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन करा है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क जो है कौन है। तो भारत के 4 महानगरों को जो जोड़ने वाली सड़क है वो आपको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। कौन योजना है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो संबंध है वो आपको सड़क से है, और यह भारत के 4 महानगरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है यह भारत के किन 4 महानगरों को जोड़ती है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो शुरू हुई थी, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो कि आपको एक सड़क योजना है, यह जो शुरू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज जो मार्ग है, सड़क मार्ग है, इसकी जो लंबाई है वो आपको 5846 किलोमीटर है, और यह आपको 4 या कहीं कहीं 6 लेन मतलब कि वाली सड़क है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें 4 लेन भी कहीं आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 6 लेन भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्या आएगा कि इनमें से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग पे नहीं आती है, या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन किन नगरों को जोड़ने का प्रावधान है। तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई हो गया, ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपको किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर है, जो आपको मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो लॉरेंस सार क्षेत्र जो प्रसिद्ध है मेरे भाई वो आपको कोयला के लिए है, और यह आपको कहाँ है? तो यह आपको जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। आगे देखिए, अब कह रहा है अंगूर की खेती क्या कहलाती है। तो मेरे भाई अंगूर की खेती जो है वो आपको विटीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? विटीकल्चर। ध्यान से सुना है कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है? मतलब विटीकल्चर कहलाती है, ठीक है ना। फिर एक ऑप्शन है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो है मत्स्य पालन होता है। क्या होता है? मत्स्य पालन का जो अध्ययन होता है वो आपको सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। फिर है आपको पिस्सीकल्चर। क्या है? पिस्सीकल्चर। तो पिस्सीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं कि आपको
यानी कि क्या कहते हैं कि ये जो पिसीकल्चर है, ठीक है ना, इस पिसीकल्चर में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रेशम कीट पालन होता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, उल्टा हम यहाँ पे बोल दिए हैं। देखिए सेरिकल्चर में जो हो जाएगा रेशम कीट पालन का अध्ययन होगा, जबकि पिसीकल्चर में जो होते हैं मत्स्य पालन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार और बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, गौर से सुनिएगा। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। सेरिकल्चर जो है वो आपको रेशम कीट पालन का अध्ययन है, जबकि पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है। आगे देखिए, करा कि जियोग्राफिया जेनरालिस्ट के लेखक जो है कौन है, तो यह आपको वारेनियस है। कौन है? वारेनियस। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जियोग्राफिया जेनरालिस्ट के जो लेखक है वह कौन है? वारेनियस है। आगे देखिए, बिहार के लोग किस भाषा समूह से संबंध रखते हैं, तो ये आपको ऑस्ट्रिक से, किससे रखते हैं? ऑस्ट्रिक से। यानी कि कई सारे क्या है कि आपको भाषा समूह के लोग रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रिक, यूरोपियन, ठीक है ना, द्रविड़, ठीक है ना, चीनी तिब्बती, ठीक है ना। तो इसी में से जो बिहार के लोग हैं वह आपको किससे संबंध रखते हैं, तो वह आपको ऑस्ट्रिक से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? ऑस्ट्रिक से। आगे देखिए, अब करा कि सेलम संबंधित है किससे, तो सेलम सबसे पहले जान लीजिए कि आपको तमिलनाडु में है और यह आपको लौ इस्पात कारखाना से संबंधित है। तो आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लौ इस्पात कारखाना से, जैसे कि दुर्गापुर का संबंध जो है किससे है, या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो आपको ओडिशा में है। बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो आपको झारखंड में है। भिलाई जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में है। विजयनगर इस्पात केंद्र कर्नाटक में है। सेलम इस्पात केंद्र जो है वो आपको तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और सभी उद्योगों की जननी जो है वो आपको लोहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोहा को। यानी कि लोहा उद्योग जो है इसे सभी उद्योगों की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको आकृष्ट भूमि। क्या हो जाएगा? आकृष्ट भूमि, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे देखिए कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकृष्ट भूमि। आगे देखिए, करा कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, तो गोंडवाना कोयला जो सबसे अधिक पाए जाते हैं वो आपको झारखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। ध्यान से सुनिएगा कि गोंडवाना कोयला जो सबसे अधिक पाए जाते हैं वो आपको झारखंड में पाए जाते हैं। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी जो है वो आपको झारखंड है। लेकिन भारत में कोयला का जो सबसे पहला खदान मिला था वो आपको रानीगंज में मिला था। कहाँ मिला था? रानीगंज में। यानी कि भारत में कोयले की सर्वप्रथम खुदाई जो हुई थी वो आपको रानीगंज में हुई थी। कहाँ हुई थी? रानीगंज में। आगे देखिए, फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के जो 4 किस्म हैं कौन कौन है, तो इसमें आपको एंथ्रासाइट के अलावा आपको बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट हो जाएंगे। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार के कोयला होते हैं, जबकि सबसे निम्न प्रकार के अगर कोयला पूछेगा तो वो हो जाएगा आपको पिट हो जाएगा। तो ये जो एंथ्रासाइट है इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 90% से अधिक होती है, जबकि ये जो बिटुमिनस है इसमें कोयला की जो मात्रा कार्बन की जो मात्रा होती है 70 से 90% के बीच होती है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा जो होती है वो आपको 40 से 70% के बीच होती है, जबकि पिट में 40% से कम जो होती है वो आपको कार्बन की मात्रा होती है। तो देखिए, तो जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही ज़्यादा क्या होंगे कि अच्छे किस्म के कोयला होंगे। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन है, तो हम क्या कहेंगे? एंथ्रासाइट। जबकि निम्न किस्म जो है कोयला का वह है आपको पिट है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक सुन लेना है। आगे देखिए, करा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह कौन है, तो देखिए चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपको चीन है। तो देखिए, चाय पूछे तब, चावल पूछे तब, गेहूं पूछे तब, ठीक है ना। इस सब का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपको कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। और चीन पूरी दुनिया में सस्ते सामान बनाने के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे भारत में अगर पूछेगा कि चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है किस राज्य में होता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। तो हमारे भारत में असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, नीलगिरी पहाड़ी का जो क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। तो यह सब जो है आपको चाय की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है
कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मेरे भाई मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपको हाजीपुर है। कहाँ है? हाजीपुर है। ध्यान से सुनिएगा कि मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? हाजीपुर में है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय हो जाएगा वो चेन्नई। पूर्व रेलवे कोलकाता। पश्चिम रेलवे जो हो जाएगा मुंबई। मध्य रेलवे भी जो हो जाएगा वो आपको मुंबई हो जाएगा। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गोरखपुर। ठीक है ना। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। तो ये जो 5-6 रेलवे का मुख्यालय जो है उसको आपको क्या करना है? बढ़िया से याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो 15 से 59 वर्ष के जो लोग होते हैं वो आपको कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? तो देखिए 15 से लेके 59 वर्ष तक के जो लोग होते हैं वह आपको कहीं ना कहीं उत्पादन के कार्यों में क्या होते हैं? लगे होते हैं। क्या होते हैं? कि कहीं ना कहीं उत्पादन के कार्यों में लगे होते हैं। जबकि आश्रित जनसंख्या हमारे भारत में जो कहे जाते हैं वो आपको 0 से 14 वर्ष और 60 से ऊपर वर्ग के जो लोग होते हैं उसको हमारे भारत में आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। लेकिन आपका यहाँ से प्रश्न कर रहा है कि कार्यशील जनसंख्या जो है किस उम्र का प्रतिनिधित्व करता है। तब 15 से लेके 59 वर्ष। आगे देखिए 13 नंबर, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो मेरे भाई पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा बस्ती पाई जाती है। कैसी बस्ती पाई जाती है? सीढ़ीनुमा बस्ती। तो इस चीज़ को याद रखना है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? सीढ़ीनुमा बस्तियां। अब देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यह जो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा आपको दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत सारे देश आते हैं, उसको आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, ब्रुनेई हो गया। तो ये सब जो है दक्षिण पूर्व एशिया के क्या है कि प्रमुख देश है। क्या है? प्रमुख देश है। और इन्हीं देशों का एक संगठन है, उसको हम लोग आसियान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आसियान नाम से। यानी कि आसियान में जो सदस्य देश हैं वो आपको 10 है। कौन कौन है? तो आपको इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई। तो इस प्रकार से आसियान में सदस्य देश जो हो गए 10। और ये सभी 10 देश जो हैं ये आपको दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसका गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता है। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। आगे चलिए। अब कह रहा है कि स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो आपको याद रखना है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है? जोड़ती है। स्वेज नहर दुनिया का सबसे बड़ा जहाजी नहर है और इसका निर्माण जो हुआ था 1859 से लेकर 1869 के बीच में। यानी कि स्वेज नहर को 1869 में व्यापार के लिए खोल दिया गया था। स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में हुआ था। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण करने वाले जो राष्ट्रपति थे मिस्र के, उनका नाम था कर्नल नासिर। यानी कि स्वेज नहर पर जो एकाधिकार है वो आपको मिस्र का है। किसका है? मिस्र का। स्वेज नहर स्थल को काटकर बनाया गया था। स्वेज नहर के उत्तरी छोर को हम लोग पोर्ट सैयद के नाम से जानते हैं, जबकि दक्षिणी छोर को पोर्ट स्वेज के नाम से जानते हैं। फिर प्रश्न आएगा कि स्वेज नहर की लंबाई जो है कितनी है। स्वेज नहर की जो लंबाई है 163 किलोमीटर है। स्वेज नहर के बन जाने से भारत और अमेरिका के बीच की दूरी 4000 किलोमीटर कम हो गई। वहीं भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो थी वो आपको 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो स्वेज नहर पर इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। देखिए अब कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो मेरे भाई विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो आपको जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसमें जो अभी सदस्य देश है वो आपको 164 है और इसका 164वां सदस्य देश जो है वो आपको अफगानिस्तान है, जो कि 2016 से WTO का सदस्य है। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मुख्य काम है
वो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। क्या करना है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। तो मेरे भाई अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि WTO का मुख्य कार्य क्या है, तो WTO का जो मुख्य कार्य है वो आपको विश्व व्यापार को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ये जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय क्या है? जिनेवा है। इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। आगे देखिए, अब कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन है? तो देखिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपको राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। याद करिएगा बढ़िया से, ठीक है ना, कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आपको राजस्थान है। वहीं दूसरा नंबर पर जो है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे जो है वो आपको उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वो हो जाएगा आपको राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य मेरे भाई तो वो हो जाएगा आपको गोवा। कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो वो आपको 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो वो आपको रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो वो आपको वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो पॉज करके बाद में लिख भी लेना है। आगे देखिए, अब कहा कि भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ मिलता है? तो देखिए भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व जो है वो आपको बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। क्योंकि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपको 1106 व्यक्ति जो होते हैं वो आपको निवास करते हैं। मतलब कि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको अरुणाचल प्रदेश है, जहां का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये हम जो भी डाटा दे रहे हैं 2011 के जनगणना के आधार पर दे रहे हैं। फिर यहां से प्रश्न आएगा कि जनसंख्या घनत्व हम कहते हैं किसको? यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं किसको? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोगों के औसत संख्या होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जो औसत संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के आधार पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो हो जाएगा बिहार, जहां का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है भारत का वो आपको बिहार है। कौन है? बिहार है। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी जो संख्या है अभी 8 है। कितनी है? 8 है। एक बार हम इसको नाम बता रहे हैं बढ़िया से, आप लोग सारे को क्या करेंगे कि लिख लेंगे। देखिए सबसे ऊपर से चलेंगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, फिर उसके बाद दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, फिर हो जाएगा आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भारत में अभी जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है वो आपको 8 है। एक बार रिकॉल कर देते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अलावे आपको दिल्ली, फिर इधर आएंगे दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भारत में जो भी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है वो आपको 8 है। अब देखिए, अब कहा कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रबर जो है वो आपको भूमध्य सागरीय कृषि का उपज है। किसका है? भूमध्य सागरीय कृषि का, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि रबर जो है वो आपको किस प्रकार की फसल है? तो रबर जो है वो आपको रोपण फसल है, जो कि आपको भूमध्य सागरीय जलवायु में अच्छे तरह से क्या होती उपजती है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन है भारत में? तो वो आपको केरल है। कौन है? केरल है। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना है कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक जो मतलब कि राज्य है वो आपको कौन है? केरल है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो मेरे भाई भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा है। और ये जो गंगा है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है।
और इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित जो आपको गंगोत्री हिमानी है उसी के गोमुख से होती है और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि गंगा नदी का जो मुहाना है वो आपको कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपको गंगा है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। ये जो गंगा नदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होती है और यह आपको देवप्रयाग में क्या होता है कि आपको गंगा के नाम से क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्या होती है, प्रवाहित होती है, क्योंकि गंगोत्री हिमानी के गोमुख जो है वहाँ से भागीरथी की उत्पत्ति होती है और अलकनंदा की जो उत्पत्ति होती है वह थोड़ा इससे पीछे होती है। ठीक है ना। और दोनों नदियाँ जो होती है देवप्रयाग में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है, तब उसे वहाँ से क्या कहा जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो मेरे भाई जनसंख्या वृद्धि की बात कर रही है। ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि जो सबसे ज़्यादा है वो आपको अफ्रीका का है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश पूछेगा तो वो आपको एशिया हो जाएगा। गौर से सुनिएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला महादेश कौन है, तो वो आपको अफ्रीका हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो वह हो जाएगा आपका कौन, तो वो हो जाएगा एशिया। कौन हो जाएगा, एशिया। आगे देखिए अब कह रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, सोलापुर पूछे तब, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कोयम्बटूर पूछे तब, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कहते हैं, मुंबई हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है ना, मुर्शिदाबाद हो गया। तो ये सब जो है सूती कपड़े के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और हमारे भारत में सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना था वो आपको 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में क्या किया गया था, लगाया गया था 1818 में, लेकिन ये असफल रहा। तब आधुनिक रूप से 1854 में भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना मुंबई में की गई थी और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो मेरे भाई अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए सूती वस्त्रों की राजधानी भारत के किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को। मुंबई और गुजरात में सूती कपड़ा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ से जो कच्चे माल हैं कपास वह आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा वहाँ पूंजी की उपलब्धता है। मुंबई गुजरात जो है वह आपको एक पतन के किनारे है। किसके किनारे है, पतन, समुद्र के किनारे है। इस वजह से भी यहाँ से क्या होता है कि माल का निर्यात और आयात करने में हमें सहूलियत होती है। तो ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है ना, इसकी जो सबसे पहले नींव पड़ी थी आधुनिक रूप से वो आपको इंग्लैंड में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी, इंग्लैंड में। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है मेरे भाई, ठीक है ना। आगे देखिए, और जब भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो वो आपको गंगा डेल्टा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गंगा डेल्टा। और हमारे भारत में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो आपको पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी जो है वो आपको भारत है। लेकिन जूट से बने सामान का जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है वो आपको बांग्लादेश करता है। कौन करता है, बांग्लादेश। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो पारादीप बंदरगाह जो है आपको ओडिशा में। कहाँ है, ओडिशा में। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि कांडला बंदरगाह ये आपको गुजरात में हो गया। मुंबई और नाहवा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों बंदरगाह महाराष्ट्र में हो गया। मरमा गोवा, गोवा में हो गया। विशाखापट्टनम, मरमा गोवा के बाद आपको न्यू मंगलोर जो कि आपको कर्नाटक में हो गया। कोचिन जो कि आपको केरल में हो गया। तो ये सब पश्चिमी तट से सटा हुआ भारत के 6 बड़े बंदरगाह हैं। फिर इधर पूर्वी तट में आते हैं तो इधर से कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में, फिर इसके बाद आपको पारादीप जो कि ओडिशा में है, फिर इसके बाद आपको विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, फिर चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर, ये तीनों जो है आपको तमिलनाडु में है। तो इन सारे बंदरगाहों के बारे में भी आपको बढ़िया से देख लेना है कि कांडला बंदरगाह कहाँ,
गुजरात में नाहवा सेवा कहा, महाराष्ट्र में मुंबई कहा, महाराष्ट्र में मनवा गोवा, आपको गोवा में न्यू मंगलुरु जो है वो आपको मतलब कर्नाटक में, कोच्चिन केरल में, एन्नौर तुतुकुड़ीन चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप ओडिशा में और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कह रहा कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो आपको रेटिजल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेटिजल को। आगे देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो देखिए एंथ्रासाइट जो है वो आपको लौह अयस्क नहीं होगा, क्योंकि एंथ्रासाइट जो है वो आपको कोयला का क्या है? सर्वोत्तम किस्म है। तो लौह अयस्क में गौर से सुनिएगा कि कौन कौन से आ जाएंगे। तो मेरे भाई लौह अयस्क में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है ना, लिमोनाइट, क्या है? लिमोनाइट, फिर आपको आयरन पाइराइट, सिडेराइट, ये सब जो है आपको लोहा के प्रमुख अयस्क है, ठीक है ना। लेकिन प्रमुख अयस्क में आप 3 का ही नाम याद रखेंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोहा की प्राप्ति होती है वो आपको हेमाटाइट से होती है। किससे होती है? हेमाटाइट से। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सब क्या है? तो आपको लौह अयस्क के प्रकार है। क्या है? लौह अयस्क के प्रकार है। आगे देखिए, तो इन सारे क्वेश्चन को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए अब कह रहा है कि हुबली किस राज्य में है? तो हुबली जो है मेरे भाई वो आपको कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। ध्यान से सुनिएगा कि हुबली किस राज्य में है? तो हुबली जो है वो आपको कर्नाटक में। तो यहाँ से कभी कभी लड़का फंस जाता है। देखिए हुबली हो गया कर्नाटक में, हुगली पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में। कहा? पश्चिम बंगाल में। याद रहेगा कि हुगली पूछेगा तो वह आपको मतलब कि क्या कहते हैं हुगली, तो वह पश्चिम बंगाल में, और हुबली पूछेगा तो वह कर्नाटक में। मतलब हुबली कर्नाटक, हुगली यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे देखिए उदयपुर किस राज्य में? तो उदयपुर जो है वो आपको राजस्थान में, और राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आगे देखिए करा कि सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरेनी जो है वो आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सिंगरेनी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, ठीक है ना। जबकि लोहा के लिए जो है वो आपको झारखंड, कर्नाटक, ठीक है ना, ये सब राज्य जो है आपको ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद आपको पंजाब जो हो गया वो आपको खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, कृषि के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर एक फिल्म सिटी का क्या हुआ है कि अभी हाल में निर्माण होने जा रहा है, ठीक है ना। इसका उद्घाटन जो है वैसे कर दिया गया है आपको किसके द्वारा? वहाँ के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ठीक है ना। तो अभी कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है, और नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। आगे देखिए भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में, क्योंकि आपको बताए थे कि कर्नाटक का कोलार खान जो है वो आपको सोना के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तांबा के लिए भारत का कौन सा खान प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए भारत का जो खान प्रसिद्ध है वो आपको खेतरी है। कौन है? खेतरी है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि तांबा के लिए जो सबसे प्रसिद्ध खान है वो आपको खेतरी है। कौन है? खेतरी है, ठीक है ना। और लोहा के लिए कहेगा तो कर्नाटक का, सोना के लिए तो कर्नाटक का जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? कोलार हो जाएगा। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया हो जाएगा आपको लोहा के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। आगे देखें किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियाँ होती है? तो मेरे भाई जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। किसके द्वारा? जल प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारियां जो होती है वो आपको होती है। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? जल प्रदूषण के द्वारा। आगे देखिए नागपुर योजना जो है वो आपको संबंधित है। तो मेरे भाई नागपुर योजना जो है वो आपको किससे संबंधित है? तो सड़क से। किससे संबंधित है? सड़क से। ध्यान से सुनिएगा कि नागपुर योजना जो है वो आपको किससे संबंधित है? तो वो आपको सड़क से संबंधित है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है कि नागपुर योजना किससे संबंधित है। तो नागपुर योजना जो है वो आपको सड़क से संबंधित है, और नागपुर योजना के आधार पर सड़क को 4 वर्गों में बांटा गया था। एक जो था आपको राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला इकाई की सड़कें, और एक जो था ग्रामीण सड़कें, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देख लेना है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, जननांकिकी संक्रमण किसने दिया था? तो ये आपको नोए अस्टीन ने दिया था। कौन दिया था? नोए अस्टीन ने। यानी कि जननांकिकी संक्रमण का सिद्धांत जो दिया था नोए अस्टीन ने दिया था। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल में मेरे भाई जो आ जाएंगे वो आपको गेहूँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गेहूँ। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? तो वो आपको गेहूँ है। कौन है? गेहूँ है, ठीक है ना। आइए मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 50 लाख से अधिक होती है, और भारत में
4-5 ऐसे महानगर है जिसकी जनसंख्या जो है वो आपको करोड़ों में है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब ऐसे महानगर है जिसकी जनसंख्या जो है करोड़ों से क्या है अधिक है। यानी कहने का मतलब हुआ 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ तक भी क्या है कि इन नगरों की जनसंख्या है, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है तो आपको 50 लाख से अधिक होती। आगे देखिए, अब करा कि फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर है, तो ये आपको हरियाणा का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा का। याद रखिएगा कि फरीदाबाद जो है हरियाणा का क्या है, एक शहर है। क्या है? हरियाणा का एक शहर है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि फरीदाबाद जो है हरियाणा का क्या है कि आपको एक शहर है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, तो आपको 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से गौर कर लेना है, ठीक है ना। और गेहूँ जो है वो आपको रबी फसल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है ना। और गेहूँ का भारत में सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आपको कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। जबकि पूरे दुनिया में पूछेगा कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन है, तो वो आपको चाइना है। दूसरा नंबर पर हमारा भारत है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर पूछेगा तो वो आपको चाइना, दूसरा नंबर पर पूछेगा तो वह हमारा कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत में गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वह आपको उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है ना। और गेहूँ जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्य फसल है। आगे देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध जो है वो आपको नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो आप लोग बताएंगे कि ये जो सरदार सरोवर बांध है ये आपको नर्मदा नदी पर किस राज्य में है, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग बताइए कि सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर किस राज्य में है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, बिल्कुल सही है। देखिए कि सरदार सरोवर जो बांध है वो आपको कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर आपको गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। और नर्मदा जो है यह आपको क्या है कि अभी भारत की सबसे यानी कि स्वच्छ नदी है। क्या है? स्वच्छ नदी है। और इसकी उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी से होती है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह आपको अरब सागर में जाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कहाँ है, तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो आपको कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है कि बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वह कहाँ है, तो वो आपको कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। तो याद रहेगा कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, तो वो आपको कर्नाटक में। आगे देखिए, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहेगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपको कानपुर, या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। कौन हो जाएगा? अहमदाबाद। तो याद रखिएगा कि भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो आपको कानपुर को कहा जाता है। मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन का एक शहर है जो कि आपको सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो उसी से तुलना हमारे इन भारतीय शहरों को भी की जाती है। आगे देखिए, पनामा नहर किसे जोड़ता है, तो पनामा नहर जो है पनामा और कोलन को जोड़ता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहे तो अटलांटिक महासागर और आपको क्या कहते हैं कि जो प्रशांत महासागर है उसको पनामा नहर जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। आगे